हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है, पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं, एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। किसका कथन है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं, एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। किसका कथन है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो ये कथन है डायसी महोदय का। ऐसा डायसी ने कहा है, लोकतांत्रिक राज्यों में जहां कानूनी प्रभुसत्ता कानून बनाने और लागू करने की सर्वोच्च संस्था है, वहीं इस प्रभुसत्ताधारी के पीछे जनता की इच्छा होती है, जो शक्ति का अंतिम स्रोत होती है। डायसी के शब्दों में ही जान लीजिए भाई। वकील द्वारा मान्यता या मान्य कानूनी संप्रभुताधारी के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ताधारी होता है जिसके आगे कानून को सिर झुकाना पड़ता है। ये राजनीतिक प्रभुसत्ता होती है जिसकी चाह अंतिम तौर पर नागरिकों को माननी पड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वाक्य संप्रभुता के संबंध में डायसी महोदय का है। आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका विचार है कि विधिराज से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। विधिराज से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है, उत्तर बताएं भाई। तो ऐसा विचार देने वाले विधिराज से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है, ये विचार दिया है बहुलवादी विद्वान ह्यूगो क्रेव ने। ह्यूगो क्रेव का ऐसा विचार था, विधिराज से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ये व्यक्तिवादियों ने किया है, या उपयोगितावादियों ने किया है, या बहुलवादियों ने किया है, या श्रम संघवादियों ने किया है? ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करने वाले कौन से हैं? तो ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करने वाले बहुलवादी हैं भाई। बहुलवादियों ने ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचना की थी, बहुलवादियों। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए भाई, बहुलवादियों की मान्यता है कि, प्रश्न नंबर 4 देखें, बहुलवादियों की मान्यता है कि संप्रभुता निर्बाध है, संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता असीमित है, अथवा संप्रभुता विभाजित है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बहुलवादियों का विचार था कि संप्रभुता निर्बाध नहीं हो सकती, अविभाज्य नहीं है, असीमित नहीं है। संप्रभुता विभाजित हो सकती है, विभाजित होती है। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता विभाजित है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं,
उन्हें क्या कहा जाता है? समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या बहुलवादी। जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है बहुलवादी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होता। वारकर और फिगिस ने राज को समाजों का समाज माना। वारकर ने राज को समूहों का समूह माना तथा समुदायों का समुदाय भी माना। इसी तरह लिंडसे को देख लीजिए। लिंडसे ने राज को संगठनों का संगठन तथा साहचर्यों का साहचर मानते हैं। ये सभी प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। तो राज को संघों का संघ मानते हैं, उन्हें कहा जाता है बहुलवादी विचारक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे देख लें। प्रश्न नंबर 6, व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। कथन किसका है? प्रश्न नंबर 6, व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था। ये हाब्स का विचार है या लॉक का विचार है या रूसो का विचार है या ग्रीन का विचार है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था। ये कथन किसका है? तो भाई ऐसा विचार व्यक्त करने वाले रूसो महोदय थे। आपका ऑप्शन सी सही होगा। रूसो के अनुसार ही सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित इच्छा है। रूसो के अनुसार ही सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के कल्याण की संबंधित इच्छा है, कल्याण से संबंधित इच्छा है और प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करके अपना विकास करेगा। इस प्रकार सामान्य इच्छा का पालन करके वो वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग करेगा। सामान्य इच्छा से ही राज का संचालन होगा, इसलिए व्यक्ति राज के अंतर्गत स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। तो आप समझ गए, व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था। ये कथन रूसो महोदय का है। चलिए प्रश्न नंबर 7, ये कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ऐसा वक्तव्य किसका है? किसने कहा है? मिल ने कहा है या जेफरसन या लास्की अथवा गांधी ने कहा था? तो ये वक्तव्य अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी एवं संविधान निर्माण में हिस्सा लेने वाले भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन महोदय का है। जेफरसन, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लें। यह किसने कहा? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऐसा विचार किसने व्यक्त किया? यह हाब्स ने कहा या लॉक ने या रूसो ने या ग्रीन ने? तो ये वक्तव्य रूसो महोदय का है। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये शब्द रूसो महोदय के हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। ये कथन किसका है? जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। ये कथन हाब्स ने कहा है या लॉक ने कहा या रूसो ने कहा या जे.एस. मिल ने कहा? तो हाब्स तो भाई निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थक था। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। पर लॉक महोदय ने कहा था
जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। राज का निर्माण हुआ है हमारी संपत्ति की रक्षा के लिए। तो अब आप समझिए होंगे प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा, लाख। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ये किसने कहा? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, क्या लाक ने कहा है ऐसा, या रूसो ने, या ग्रीन ने कहा ऐसा, या मिल ने? तो अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ऐसा मिल महोदय ने कहा था। आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? बताइए, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करने का प्रयत्न करें। ऐसा लाक ने कहा था, या रूसो ने कहा था, या मिल ने कहा था, अथवा ग्रीन ने कहा था? तो चलिए भाई हम बताते हैं। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है, स्व संबंधी कार्य व पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य की परिधि व्यक्ति स्वयं है, जैसे कपड़ा पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना इत्यादि। व्यक्ति को ऐसे कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव समाज की प्रगति के लिए खतरा बन जाता है। समाज की नवीनता की रक्षा के लिए राज्यों को व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए, प्रश्न नंबर 11 का हमने विधिवत व्याख्या किया। आप देखें तो इस व्याख्या से आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा था मिल महोदय ने। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखें। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य हैं। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य हैं, क्या कार्य हैं भाई? उत्पादन पर नियंत्रण नहीं भाई, ये नहीं। जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना नहीं। जनता को ही सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना नहीं भाई। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य हैं न्यूनतम भूमिका होना। राज्य का कार्य है न्यूनतम भूमिका होना। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आप उत्तर देने का प्रयत्न करें भाई। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ, या स्पेन में, या इटली में, या जर्मनी में? तो फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था भाई। इंग्लैंड में फेबियनवाद शुद्ध रूप से अंग्रेजी विचारधारा थी, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। यह आंदोलन 4 जनवरी 1884 को फेबियन सोसाइटी की स्थापना से आरंभ हुआ था। इसके संस्थापकों को देख लीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GDH कोल, सिडनी ओलियर, ग्राहम बेल्स एवं एनी बेसेंट आदि हैं। तो फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 14 देखें। कौन राज्य को वर्ग शासन का प्रणाम तथा उपकरण मानता है? कौन राज्य को वर्ग शासन का प्रणाम तथा उपकरण मानता है? उत्तर देने का प्रयत्न करें भाई। तो ये मार्क्स मानता है क्या, या हाफ, या मिल, या ग्रीन?
राज को वर्ग शासन का परिणाम और उपकरण मानने वाले विचारक मार्क्स महोदय हैं। राज को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानने वाले विद्वान मार्क्स महोदय हैं। मार्क्स महोदय कहा करते थे, राज की स्थापना ही वर्ग शासन के कारण ही हुई है। राज की स्थापना वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। तो राज को वर्ग शासन का परिणाम और तथा उपकरण मानता है मार्क्स महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है, कौन सी है भाई? उत्तर करने का प्रयत्न करें। क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली है, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, या एकीकृत मत प्रणाली है, या सीमित मत प्रणाली है? उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 16। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? ये संगोष्ठी करते हैं क्या, प्रचार करते हैं, या लॉबिंग करते हैं, या चुनाव लड़ते हैं? आपको यह बताना है कि दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। तो ये भाई संगोष्ठी भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, पर सीधे तौर पर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई, चुनाव नहीं लड़ते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट आदि शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता है। इनका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और ना ही चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। ये अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करते, ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं भाई। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 17। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? निम्न में से किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो द्वैध शासन व्यवस्था क्या भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत? नहीं भाई, गलत है। भारत परिषद अधिनियम 1892 नहीं भाई, इसके तहत भी नहीं लागू हुई। भारत परिषद अधिनियम 1919 नहीं भाई, इसके तहत भी नहीं लागू है। भारत परिषद अधिनियम 1919, हाँ भाई, द्वैध शासन व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। भारत में भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखें। भारत की प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई किस अधिनियम के तहत? आपको ये बताना है कि बुनियादी सरकार की नींव किस अधिनियम के तहत डाली गई। तो ये सन 1901 के सुधार अधिनियम के द्वारा बुनियाद सरकारी प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद पड़ी, या सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पड़ी, या सन 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, या सन 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पड़ी। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद पड़ी थी
1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद पड़ी थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। आपका प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखें। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। क्या भाई? भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 19, तो ये लिखित संविधान, हाँ भाई लिखित संविधान तो है भाई, क्या उपलब्ध नहीं है तो ये आपको बताना है। तो भाई लिखित संविधान तो है। आगे चलिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये भी है भाई, लिखित संविधान भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ ये भी है। दोहरी नागरिकता, नहीं भाई भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, इकहरी नागरिकता है भारत में। आपका डी ऑप्शन 19 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन ही आपका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता केंद्रित करने प्रदान करने में, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सरकारों के विभाजित करने में, या केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता को विभाजित करने में। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करेंगे भाई। तो अध्यक्षात्मक शासन में हम आपको बताते हैं, अध्यक्षात्मक शासन वही है जहां पे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित किया जाता है। ये मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित है। मॉन्टेस्क्यू का कौन सा सिद्धांत है? शक्ति पृथक्करण, अर्थात सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। आपका यही सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्न में से, अगला प्रश्न, निम्न में कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? विश्व में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? क्या भारतीय राज्यसभा है, या अमेरिका की सीनेट है, या कनाडा की सीनेट है, या फ्रांस की सीनेट है? आप उत्तर देने का प्रयत्न करें भाई। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। अमेरिका की सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई क्रिप्स मिशन आने के बाद हुई, या क्रिप्स मिशन जाने के बाद हुई, या माउंटबेटन योजना को पेश करने के बाद हुई, या कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई? 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयत्न करें भाई। तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है कैबिनेट मिशन आने के बाद। आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलनकारी प्रयासरत थे। ब्रिटेन में सत्ता में परिवर्तन होता है इलेक्शन के बाद, वहां पे क्लीमेंट इटली आते हैं और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में रहते हैं। तो क्लीमेंट इटली ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं कि वहां पे जाके किस आधार पर सत्ता सौंपी जाए, वहां पे संविधान के निर्माण में सहयोग करें। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जुलाई में इलेक्शन करवाता है, अगस्त में गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाते हैं। 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा शपथ लेती है। तो आप समझ गए, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए।
प्रश्न नंबर 23 देख लें। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर देने का प्रयत्न करें भाई। लॉर्ड माउंटबेटन थे, या सी राजगोपालाचारी थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? उत्तर देने का प्रयत्न करें भाई। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोला है, ये नहीं कि अंग्रेज गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर जनरल। जो अंतिम गवर्नर जनरल है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका ऑप्शन बी सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, क्या ये दादा भाई नौरोजी थे, या ए.ओ. हुम थे, या W.C. बनर्जी थे, या अगले राधा कुमुद मुखर्जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा। तो भाई दादा भाई नौरोजी, ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। W.C. बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन सी आपका सही होता, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था? दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था? उत्तर करने का प्रयत्न करें भाई। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो दादा भाई नौरोजी की उस पुस्तक का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का में ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत का वर्णन मिलता है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। आपका 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखें। प्रश्न नंबर 26 देख लें भाई। निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, या दादा भाई नौरोजी नहीं थे, या फिरोज शाह मेहता नहीं थे, या गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो आपसे पूछा जा रहा उदारवादी कौन नहीं था। तो पहले हम देख लेते हैं उदारवादी कौन थे। दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। अब देखना है उदारवादी कौन नहीं था। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 26 का निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आपका यही ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 देख लें। प्रश्न नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? बंबई में हुआ, या कलकत्ता में हुआ, या दिल्ली में हुआ, या पूना में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ है भैया। बंबई में तेजपाल गोकुल संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इसमें 72 सदस्य उपस्थित थे भाई, 72 सदस्य उपस्थित थे।
इसकी अध्यक्षता करने वाले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को ही शिमला का सन्यासी कहा जाता है। तो आप समझ गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देख लें। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पे प्रश्न पे विशेष ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, या पद्मजा नायडू, या राजकुमारी अमृत कौर थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कानपुर में होती है 1925 में, और ये उसकी अध्यक्षता करती हैं। तो इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।